साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो है विद्या संबल योजना को लेकर के। साथियों जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस आदेश का इंतज़ार कर रहे थे, वो अब फाइनल आदेश है। वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आया है और उसमें विद्या संबल योजना के तहत आपकी जो शंकाएं हैं उनका स्पष्ट तौर पर उनका समाधान कर दिया गया है। आपको पूरी तरीके से इसमें समय भी मिलेगा आवेदन करने के लिए और सारी चीज़ों की एक एक बारीकी को हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपकी पूरी समस्याओं का समाधान इसमें हो जाएगा। ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों के नाम से ये पर आदेश है वो जारी किया गया है और इसका जो विषय रखा गया है वो इस प्रकार से है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संदर्भ में, यानी पहले चरण में प्राध्यापकों को रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत है वो गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाना है। ये पूर्णतः अस्थायी तौर पे होंगे। इसमें मुख्य सचिव महोदय के आदेश क्रमांक के सारा हवाला दिया गया है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ इस पर स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने हैं। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त पद आईएफएमएस में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा। साथियों ये बहुत ही गहरी बात है कि पोस्ट स्वीकृत होने के साथ साथ में अगर उस पद पर किसी अन्य कार्मिक या अन्य विद्यालय के कार्मिक की वेतन व्यवस्था है तो वो पद रिक्त नहीं माना जाएगा। इसको मैं ऐसे समझाऊं, मान लीजिए ए स्कूल है, उसमें 2 पद रिक्त हैं, लेकिन एक बी स्कूल और सी स्कूल है, उसमें कोई कार्मिक हैं, वहाँ पर पद स्वीकृत नहीं है। तो बी और सी के विद्यालयों के एक एक कार्मिक का अगर वेतन आहरण ए विद्यालय से हो रहा है तो वो जो ए विद्यालय में 2 पद खाली हैं उनके ऊपर भी विद्या संबल योजना से कार्मिक नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि इसका जो वेतन आहरण है वो स्पष्ट पद से आईएफएमएस के थ्रू जो जिस कार्मिक की पोस्ट वैकेंट है उसी से उठेगा और वो उसका वेतन है वो किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक से उठ रहा है, इसलिए वो पद भी रिक्त नहीं माने जाएंगे। साथ ही आपके जिले में पूर्व में यदि इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति या आदेश जारी किया गया है तो उक्त विज्ञप्ति व आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर जिन जिन जिलों के अंदर विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, अब उनको इस आदेश के तहत दोबारा से संशोधित जो विज्ञापन है वो जारी करना होगा। और इसमें एक लाइन और दी गई है, वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है, अतः उपरोक्त कार्रवाई केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों हेतु ही की जाएगी। यानी अभी ये प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं उन्हीं के लिए ही की जाएगी। अब आगे देखो, इसका जो विज्ञापन है वो इस प्रकार से आएगा। विज्ञापन की जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर जो मैंने बताई हैं वो पहले ही विज्ञापन की वो बातें आ गई हैं, यहाँ पे 30 ये जो गाइडलाइन आ गई। अब इसमें विद्या संबल योजना के लगाए जाने के लिए 1 नंबर है, इसमें विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद व योग्यताएं क्रम संख्या 1 प्रथम चरण में 1 ही रखा गया। इसमें प्राध्यापक विभिन्न विषय राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के में संबंधित पद व विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार है वो। इसके अनुसार मतलब जो फर्स्ट ग्रेड के जो वैकेंसी निकलती हैं व्याख्याता के पद के लिए, उसकी जो योग्यताएं हैं वो इसमें होनी चाहिए। और इसमें नोट लगा करके जो चीज़ें बताई गई वो देखिए आप। यहाँ पर पहली बात बताई गई है, गेस्ट फैकल्टी है तो न्यूनतम आयु आवेदित पद से सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी, यानी जो लेक्चरर के पद के लिए है वही होगी न्यूनतम। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त व निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। यानी अगर कोई कार्मिक है वह पहले से सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसको भी लगाया जा सकेगा। सेवानिवृत्त गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु
पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। यानी जो रिटायर्ड होंगे उनको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे कोई अध्यापक पद के लिए रिटायर हुआ हो और उसको व्याख्याता की जो वहाँ न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हताएँ प्रशैक्षणिक हैं वो उसके पास में नहीं है तो उसको नहीं लगाया जाए। उसकी न्यूनतम जो वांछित योग्यता है वो उनकी होनी चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। यानी कोई कार्मिक है वो 65 वर्ष की आयु तक ही अगर रिटायर हो गया है तो उसके लिए पात्र होगा। भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगा रहे हो तो वह है जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों को छोड़ करके अन्य जो विषय हैं वो इंग्लिश मीडियम में उनकी जो है वो शैक्षणिक जो अर्हता है वो उसकी होनी चाहिए। यानी इंग्लिश मीडियम से वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। रहा यहाँ पर हम बात करें रिक्तियों की तो खाली पदों का उसमें स्पष्ट तौर से मैंने पहले बता दिया। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद ही पर ही लगाया जाएगा। रिक्तियों का प्रकाशन इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी तो विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन अवलोकन संबंधित विद्यालय, पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर भी किया जाएगा। यानी रिक्तियों का प्रकाशन अब वेबसाइट के ऊपर भी, शिक्षा विभाग की वेबसाइट है उसके ऊपर भी मिलेगा और डीओ ऑफिस जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी हैं वहाँ पर भी इनके पदों का प्रकाशन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके लिए काफ़ी मारामारी मस्ती है। अगला है आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया हेतु किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो इस पद की पात्रता रखते हों निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य पीओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। अब ये इसमें बात ये आ गई कि कार्मिक जो इसका आवेदन करता है वो आवेदन करने वाला जो अभ्यर्थी है वो स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन है वो जो पीओ विद्यालय है वहाँ पर इसको प्रस्तुत करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अब ऐसे नहीं है हर किसी के साथ में आपने आवेदन भेज दिया है। अब है वरीयता का निर्धारण। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वरीयता किस किस को लगाया जाएगा। वो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पद हेतु पद एवं विषय वार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% व प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा। जो कि साथियों पहले कुछ जिलों के अंदर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें जो प्रशैक्षणिक योग्यता उसमें 30% दे रखा था, लेकिन अब इसमें क्लियर कट है कि शैक्षणिक योग्यता 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो 25%। यानी बीएड एसटीसी है वो 25% रहेंगी, बाकी जो 75% रहेगा। अगला इसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। अगर सेवानिवृत्त कोई कार्मिक है और वो 65 वर्ष की आयु से नीचे है और वो आवेदन करता है तो पहली वरीयता उसे ही मिलेगी। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। मान लीजिए सेवानिवृत्त तो नहीं है कोई, अब आ गए 2 मेरिट बनाई, मेरिट के अंदर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जिनकी अंक बराबर आ गए तो उसमें जो एज में बड़ा होगा उसको वरीयता में ऊपर रखा जाएगा और जो एज में छोटा होगा उसको नीचे रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यूज में नहीं लिया जाएगा। अब इसमें अगर कहीं पर आपको प्रतिवेदना प्रस्तुत करनी हो तो इसके लिए प्रतिवेदना प्रस्तुत की जा सकेगी। पात्रता वरीयता के संबंध में किसी भी तरह के प्रतिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर पर प्रतिवेदना समिति निम्नानुसार होगी। इसका मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होगा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक इसका सदस्य होगा, सभी सीबीओ इसके सदस्य होंगे और जिला मुख्यालय का जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो इसका सदस्य सचिव होगा। जिला स्तरीय प्रतिवेदना समिति में अपनी अनुशंसा सहित
प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलेक्टर अथवा उसके नामित अधिकृत प्रतिनिधि विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा, यानी उनका जो निर्णय होगा जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा या उनके नामित प्रतिनिधि का, वो अंतिम होगा। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, यहाँ पर इसमें प्राध्यापक के लिए जो मानदेय बताया गया है वो पहले ही बताया सबको। कक्षा 11-12 के लिए प्रति घंटा 400 रुपये, अधिकतम 30,000 रुपये इसमें मिलेंगे। अन्य शर्तें क्या हैं इसमें देखिए। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु प्रस्ताव में 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य व पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। यानी उनको पहले सहमति 7 दिन के अंदर उनको सहमति देनी होगी कि मैं इस पद पे कार्य कर लूँगा, और उसके बाद में जो पीओ और जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा जो दिनांक और समय बताया गया है कि आपको इस डेट को स्कूल में आना है, उस समय वो विद्यालय में उपस्थित होंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची में आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाए, क्योंकि इसमें 3 का चयन किया गया है। अगर 1 नंबर का चयन हो गया और वो 7 दिन में सहमति नहीं देता है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, तो 2 नंबर का चयन होगा। फिर 2 नंबर अगर मना आनाकानी करता है तो फिर 3 नंबर वो का चयन किया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत 31 मार्च 2027 तक या फिर नियत प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया। यानी कि अब इनमें जो डेट दे दी फाइनल की 31 मार्च 2027 तक, या पर पहले वो पद भर गया हो किसी भी माध्यम से, तब तक इनका कार्यकाल है वो रहेगा। उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं, अतः चयनित अभ्यर्थी द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होंगी, और चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने की मांग नहीं की जा सकेगी। यानी कि ये पूर्णतः अस्थायी है, इसके लिए आप स्थायी करने की मांग नहीं करेंगे। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 में वर्णित हैं। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता व कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। यानी ये अधिकार पीओ का रहेगा। अब इसकी समय सारणी है वो इस प्रकार से रहेगी। पीओ विद्यालय द्वारा चयन समिति का गठन है वो 27 अगस्त 2026 को रहेगा, यानी आज को ही करना है। पीओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति व रिक्तियों का प्रकाशन 31 अगस्त तक, खाली पदों का जो प्रकाशन है वो 31 अगस्त तक होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की तिथि वो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में 12 बजे तक है वो आवेदन लिए जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों की सूची का प्रकाशित पीओ स्तर पर होगा वो 8 सितंबर को 4 बजे तक। पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अस्थायी तौर पर तैयार कर जारी करना। अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियां मांगना, ये 9 और 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक। अभ्यर्थियों आपत्ति का निस्तारण पश्चात अंतिम व स्थायी वरीयता सूची जारी कर स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना। ये 11 सितंबर 2026 को 6 बजे तक। पीओ विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना, ये 12 सितंबर तक। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र की चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी यानी सीडीओ कार्यालय में पहुंचाने की 14 सितंबर रहेगी। और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची का अनुमोदन 15 सितंबर को सायं 5 बजे तक, और आदेश जारी करना है वो रात्रि 15 सितंबर को ही रात्रि 12 बजे तक। नोट कार्यक्रम व समय सारणी में इंडिकेटिव है, यानी ये सांकेतिक है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, समय सारणी में वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये इसकी जो टाइम फ्रेम रहेगी। अब इसका हम बात करेंगे आवेदन पत्र और आवेदन पत्र के साथ में लगने वाले डॉक्यूमेंट। आवेदन पत्र इस प्रकार का रहेगा, इसमें आवेदन का नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, आपकी फ़ोटो आ जाएगी, जन्म तिथि आ जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के अंदर आपकी क्या आ जाएंगी, यहाँ पर देख पा रहे हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और
पोस्ट ग्रेजुएशन ये आ जाएंगी। प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड समकक्ष या डीएलएड समकक्ष जो भी एसटीसी और बीएड जो भी हैं वो आ जाएगी। वैध पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार अगर आप अध्यापक पद के लिए रहोगे तो उसमें रीट का जो सर्टिफिकेट है वो उसमें कितने परसेंट आए और इसमें कौन से वर्ष में क्या कितने परसेंट आए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने भी हैं। निवास का पता इसमें स्थायी और वर्तमान पता दोनों लिखने होंगे। मोबाइल नंबर आपको लिखने होंगे। जाति प्रमाण पत्र आपको आरक्षित वर्ग का होने पर वो लगाना होगा। इस क्रम में रहेंगे। संलग्न 8 नंबर पे भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो भी लगाना होगा। आधार कार्ड की प्रति आपको लगानी होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त वो संलग्न 12 और 13 में रहेगा। उसके नीचे रहेगा मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि चूंकि मेरी सेवाएं गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही हैं, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए अस्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होंगी और मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की ये जो छाया प्रतियां वो आपको लगानी है और उसमें नीचे हस्ताक्षर कर देने, और ये आपको पीओ विद्यालय के अंदर आपको ये फॉर्म जमा करवाना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से ये प्रथम चरण के लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसकी बारीकियों को हमने आपको बताया, और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन आता है तो आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि वीडियो आज बना रहे सुबह ही उसमें संशोधन आ जाए तो ये वीडियो भी चलता रहेगा, तो इसलिए आपको अपडेट ज़रूर रहना है। कोई संशोधन होगा तो उसका वीडियो ज़रूर हम उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।